नमस्कार। कल हमने बुद्धि का अर्थ व परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। बुद्धि की परिभाषाओं को फ्रीमैन आदि मनोवैज्ञानिकों ने 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग था सीखने की योग्यता, दूसरा था अमूर्त चिंतन की योग्यता और तीसरा है समायोजन की योग्यता। कल हमने सीखने की योग्यता की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरा वर्ग अमूर्त चिंतन की योग्यता की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मैं आपको मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अवगत करूंगा और आपको ट्रिक के साथ समझाता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पहली टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता। अमूर्त विचार, अमूर्त को इंग्लिश के अंदर अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। अमूर्त का अर्थ होगा अप्रत्यक्ष या काल्पनिक विचार। अप्रत्यक्ष या काल्पनिक विचार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे रीट का एग्जाम के बारे में, एग्जाम कब होगा, इसकी कब डेट आएगी, मुख्यमंत्री जी इसके बारे में क्या मीटिंग ली, इसके बारे में अपन जो विचार करते हैं वो होते हैं अमूर्त विचार। और जो रिट की विज्ञप्ति जारी हो जाती है उसके बाद में जो अपन विचार रखते हैं कि भाई 20 तारीख को एग्जाम होगा, तो ये होगा मूर्त विचार। तो इस प्रकार से मूर्त और अमूर्त का अलग अलग अर्थ होता है, तो ये ध्यान रखना मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। तो अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता, ये परिभाषा टर्मन ने दी थी। अमूर्त विचार, इस शब्द को याद रखना। अमूर्त विचार यानी अमूर्त टर्मन, अमूर्त टर्मन। अब दूसरी परिभाषा अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। इंपोर्टेंट परिभाषा पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर। तो आपको ये सवाल घुमा के भी पूछ सकता है कि अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि किन 4 शब्दों में निहित है। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इनमें से कोई एक ऑप्शन से आपको गलत देगा तो उस गलत ऑप्शन को आप ध्यान रखना कि ये भी, तो इन 4 ऑप्शन में ध्यान से पढ़ना और उसका उत्तर देना। आपको ध्यान है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो आपको याद रखना है कि आपको एक शब्द याद रखना, अज्ञान। अज्ञान का मतलब अ का मतलब आविष्कार भी हो सकता है और आलोचना भी हो जाएगा। ज्ञा का मतलब ज्ञान हो जाएगा और न का मतलब निर्देश। तो इन 3 अज्ञान शब्द के अंदर इन 4 शब्दों का समायोजन हो जाता है। तो आपको ये याद रखने का आसान तरीका। बर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। बर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता। तो आप इसमें तर्क करने की योग्यता, बर्ट और तर्क दोनों सेम मैचिंग करके देख लेना कि तर्क करने की योग्यता परिभाषा किसने दी, तो बर्ट ने। तीसरी परिभाषा, अगली परिभाषा स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। बुद्धि जो भी अपन सोचते हैं वो आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। एक पहलू के 2 सिक्के होते हैं, आलोचना भी करते हैं और इसके बारे में अपनी अच्छी राय भी देते हैं। तो ये परिभाषा की बुद्धि स्टर्नबर्ग ने कहा था, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। ये स्टर्नबर्ग है। तो अपन भी स्टार्ट हो जाए आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए, तो स्टर्नबर्ग स्टार्ट हो जाए आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए। इस प्रकार के अनुसार आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। हैनमान ने बुद्धि के 2 तत्व होते हैं बताए। पहला ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। हैन और मान, इन्हें 2 तत्व होते हैं। हैन और मान 2 तत्व, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। रेक्स और नाइट, बुद्धि वह तत्व है जो मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से विद्यमान रहता है। बुद्धि वह तत्व है जो मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से रहता है। ये ध्यान रखना।
मानसिक योग्यताएं जैसे तर्क, बुद्धि मानसिक योग्यताओं का एक संगठन है। ये तर्क, विचार, चिंतन, ज्ञान, ये इसके बारे में जो भी इनका समूह होता है वो है मानसिक योग्यताएं होती है। तो मानसिक योग्यताओं का समूह बुद्धि है और बुद्धि मानसिक योग्यता में सामान्य रूप से विद्यमान रहती है। ये परिभाषा दी थी रेक्स व नाइट ने। अगली परिभाषा, तीसरा वर्ग, समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता की परिभाषाओं में थॉर्नडाइक की परिभाषा, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। इंपोर्टेंट परिभाषा है ये, याद रखना इसको। बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यानी सत्य और तथ्य सबको याद रखना आपको। जैसे ये सत्य और तथ्य, तथ्य थॉर्नडाइक, तथ्य थॉर्नडाइक, इस शब्द को मैचिंग करके आप याद रख सकते हैं, तथ्य थॉर्नडाइक। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि विभिन्न वस्तु व विचार के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। थर्स्टन, यानी थर्स्टन ने कहा कि आपको ध्यान रखना जटिल संबंध, थर्स्टन, जटिल संबंधों को समझने की योग्यता किसने कहा? थर्स्टन ने। यानी विभिन्न वस्तुओं और विचारों के मध्य, वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता थर्स्टन ने कहा। सीधी परिभाषा आपको जैसे पूछ ले, वस्तु और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को सोचने की योग्यता थर्स्टन। थॉमसन के अनुसार बुद्धि वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है। वंश परंपरागत विभिन्न गुणों का योग है। थॉमसन, सन का मतलब क्या होता है? पुत्र। और पुत्र होता है वो वंश को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार इस परिभाषा को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि जो सन होता है वो अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है और सन में अपनी वंश परंपरा से प्राप्त विभिन्न गुणों का योग होता है। ये परिभाषा दी थी थॉमसन ने। मैकडूगल के अनुसार बुद्धिमत्ता अनिवार्य रूप से नवीन अभियोजन करने की योग्यता है या क्षमता है। मैकडूगल ने कहा था बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि अनिवार्य रूप से नवीन अभियोजन करने की योग्यता है। ये परिभाषा मैकडूगल ने थी। वेल्स के अनुसार बुद्धि नई परिस्थिति में बेहतर काम करने के लिए अपने व्यवहार प्रतिमान को पुनः गठित करने का गुण है। नई परिस्थिति में बेहतर कार्य करने के लिए अपने व्यवहार प्रतिमान या प्रतिरूप को यानी मॉडल को, व्यवहार मॉडल को पुनः गठित करने का एक गुण है। ये परिभाषा वेल्स ने कहा। तो व्यवहार प्रतिमान वेल्स, व्यवहार प्रतिमान के साथ वेल्स को जोड़ देना। तो व्यवहार प्रतिमान को पुनर्गठित करने का गुण है या व्यवहार प्रतिरूप को पुनर्गठित करने का गुण किसने कहा? वेल्स ने। वेक्सलर के अनुसार इंपोर्टेंट परिभाषा, वेस्लर ने तीनों परिभाषाओं का समायोजन करके एक पूर्ण रूप से परिभाषा दी। तो बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। तो तीनों परिभाषाओं का इसमें समायोजन हो रहा है कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है, पहला, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और समायोजन स्थापित करता है। ये परिभाषा वेस्लर की और इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना। कॉल्विन के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को नई परिस्थिति में समायोजित होने में सहायता करती है। कॉल्विन ने कहा बुद्धि वह क्षमता है जो नई परिस्थिति में समायोजित होने में सहायता करती है। यानी बिल्कुल सिंपल परिभाषा, नई परिस्थिति में समायोजित करने में सहायता करती है। ये परिभाषा कॉल्विन की परिभाषा। बुद्धि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। इसी परिभाषा को अन्य शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है। पिंटर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जो उसे जीवन की नई परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजित होने में सहायता करती है। पिंटर के अनुसार, पिटनर के अनुसार है
बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जो जीवन की नई परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजित होने में सहायता करती हैं। समुचित रूप से याद रखना, इसमें समुचित रूप से पिंटर यानी यहाँ पिंटरनर का अर्थ पिंटर याद रखना, और ये समुचित रूप से पिंट करना है, इसका मतलब तो समुचित रूप से समायोजित होने में सहायता करती है। तो ये परिभाषा पिंटरनर ने कहा था। कॉल्विन ने कहा नई परिस्थिति समायोजित होने में सहायता करती है, सिंपल परिभाषा। और वेस्लर की सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और तथा समायोजन स्थापित करता है। आगे, मन के अनुसार बुद्धि गतिशील अभियोजन की क्षमता ही बुद्धि है। मन के अनुसार गतिशील अभियोजन की क्षमता ही बुद्धि है। यानी गतिशील मन क्या गतिशील होता है, अस्थिर रहता है। तो इसकी सीधा परिभाषा मन से रखना है, मन गतिशील होता है तो मन के अनुसार गतिशील अभियोजन की क्षमता ही बुद्धि है। यानी गतिशील अभियोजन का मतलब समायोजन। अभियोजन का अर्थ क्या होगा? समायोजन। अभियोजन और समायोजन एक ही अर्थ है। स्टोटार्ड के अनुसार बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की योग्यता है जिसमें कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता व मौलिकता की उत्पत्ति होती है। बुद्धि उन क्रियाओं को या उन समस्याओं को समझने की योग्यता है जिसमें कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता या मौलिकता की उत्पत्ति होती है। ये परिभाषा भी बुद्धि की इम्पोर्टेंट परिभाषा है, नेट के अंदर एग्जाम में आ चुकी परिभाषा है। तो स्टोर्ट के अनुसार बुद्धि निम्न समस्याओं को समझने की योग्यता है। पहला है बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्यता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता व शक्ति का केंद्रीकरण व संवेगों पर नियंत्रण। स्टोर्ट के अनुसार इन समस्याओं को समझने की योग्यता, तो ये ध्यान रखना, ये ऐसी परिभाषा देते हैं: कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्यता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता, शक्ति का केंद्रीकरण और संवेगों पर नियंत्रण। इन समस्याओं को समझने की योग्यता बुद्धि है। ये परिभाषा किसने दी? स्टोटार्ड ने दी थी, इंपोर्टेंट परिभाषा। रेक्सनाइट के अनुसार बुद्धि वह सामान्य तत्व है जिसमें अंतर्निहित है हमें विचार करने की सभी प्रक्रियाएं, सार्थक संबंधों के प्रतिपादन की क्षमता तथा सार्थक सहसंबंधों को उत्पन्न करने की शक्ति बुद्धि है। तो ये परिभाषा रेक्सनाइट के अनुसार। रेबर ने बीने के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि बुद्धि की अभिव्यक्ति विवेक, कल्पना, सूझ व अनुकूलनीयता आदि योग्यता के रूप में होती है। तो बुद्धि, रेबर ने कहा, बुद्धि की अभिव्यक्ति विवेक, कल्पना, सूझ व अनुकूलनीयता आदि योग्यता के रूप में होती है। ये परिभाषा रेबर ने दी। यानी रेबर ने एक रबर की तरह कोमल परिभाषा दी। अभिव्यक्ति विवेक, कल्पना, सूझ व अनुकूलनीयता की योग्यता के रूप में बुद्धि को बताया है। इन परिभाषाओं के बाद में पी वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए। यानी बुद्धि शब्द के 3 अर्थ बताए। पहला है जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, दूसरा प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में बुद्धि और तीसरा परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। तो वो इम्पोर्टेंट सवाल है। वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के कितने अर्थ बताए थे? 3 अर्थ बताए, जननिक क्षमता के रूप में, प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। जननिक होता है जो जन्मजात होता है और वंशानुगत होते हैं, जो माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, वो होती है बुद्धि। जन्मजात और वंशानुगत बुद्धि जननिक क्षमता की बुद्धि। प्रक्षिप्त व्यवहार की बुद्धि होती है वो आनुवांशिक, वो वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम होती है। जो व्यवहार के द्वारा, समायोजन के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त होती है वो प्रक्षिप्त व्यवहार की बुद्धि होती है।
परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, क्रियात्मक रूप से बुद्धि का परीक्षण यानी इसका मापन और परीक्षण किया जाता है, वो परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि होती है। तो वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 प्रत्यय, जननिक क्षमता के रूप में, प्रक्षिप्त व्यवहार के रूप में और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में ही याद रखना। तो आज हमने बुद्धि की परिभाषाओं के बारे और अर्थ का अध्ययन किया था और कल हम आगे बुद्धि के प्रकार और उनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।